नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हम रीट शिक्षण विधियों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने सामाजिक अध्ययन विषय के अध्यापन की समस्याओं की क्लास को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम इस विषय पर, इस टॉपिक की प्रश्नोत्तरी को करेंगे। चलिए करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए। ये रीट 2017 में आया हुआ प्रश्न है। अब ये प्रश्न रीट 2017 में बहुत सामान्य चीज़ है। जैसे ही अध्ययन, चाहे वो सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक हो, चाहे वो किसी और विषय की पाठ्य पुस्तक हो, पाठ्य पुस्तक यानी कि पाठ्यक्रम का निर्धारण हमेशा शिक्षार्थी या बालकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसलिए इस तरह का प्रश्न अगर आ जाए कि जैसे शिक्षक को किस प्रकार होना चाहिए, पाठ्यक्रम किस तरह का बनाना चाहिए, पाठ्य पुस्तक किस प्रकार की होनी चाहिए, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर विद्यार्थी केंद्रित होता है। यानी कि हमें पता है कि शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान में शिक्षा की जब अपन बात करते हैं तो ये जो शिक्षा मानी जाती है, ये विद्यार्थी केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षा मानी जाती है। ठीक है, विद्यार्थी केंद्रित। ठीक है, विद्यार्थी केंद्रित। तो विद्यार्थी को केंद्र में रखकर किए गए जितने भी काम हैं, उन्हीं को इस तरह की समस्याओं में पूछा जाता है। तो यहाँ पाठ्य पुस्तक की बात है कि सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए। तो ऑप्शन है लेखक के, विद्यार्थी के, शिक्षक के या सरकार के। तो इसका आंसर होगा कि विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य जो होता है वो शिक्षार्थी या विद्यार्थी को ही वर्तमान परिस्थितियों का सामना करने या जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए बनाया जाता है पाठ्यक्रम को, ताकि वो भविष्य में पढ़ करके सुयोग्य नागरिक बन सके या भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। पाठ्यक्रम का निर्धारण भी विद्यार्थी केंद्रित होता है। तो इसका आंसर होगा कि विद्यार्थी के अनुरूप पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। पहला, विषय के संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर और विद्यार्थियों के भाषा विकास पर। देखा जाए तो सारे के सारे इसके उत्तर सही होते हैं इस तरह के प्रश्नों में, लेकिन सही उत्तर का चयन हमको करना है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। अब यहाँ पर विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ सामाजिक अध्ययन का मतलब सामाजिक अध्ययन पढ़ा रहा है टीचर, तो किन चीज़ों पर बल देगा सामाजिक अध्ययन पढ़ाते समय, क्या किस चीज़ पर। वैसे तो चारों आंसर सही हैं। वो अपने विषय की सूचना भी यानी विषय वस्तु को बच्चों के सामने प्रदर्शित करता है, या विषय वस्तु का ज्ञान बच्चों को कराया जा सकता है। देखा जाए तो सही है। विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति की यहाँ बात हो रही है, ये भी आंसर सही है। परीक्षा के लिए हम तैयार, हमें पता है कि भविष्य की चुनौतियों के लिए ही तो हम उसको तैयार करते हैं। एक तो केंद्रीय मूल्यांकन या कहें कि एक परीक्षण जो होता है बच्चे का लिखित मौखिक परीक्षा के आधार पर, वो भी परीक्षा होती है, और इस परीक्षा का मतलब होता है भविष्य की तैयारियां। दोनों ही आंसर हैं इसके, तो ये भी सही है। भाषा विकास पर भी हमको बल देना चाहिए। हालांकि सामाजिक अध्ययन का शिक्षक भाषा विकास पर बल नहीं ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें प्रश्न होता बल नहीं देना चाहिए तो भाषा विकास आंसर हो जाता, क्योंकि भाषा की बात भाषा का शिक्षक करता है। चारों आंसर जब सही है तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वो अपने बच्चों में, उन शिक्षार्थियों में, विद्यार्थियों में ऐसी चिंतन शक्ति का विकास करे जो सामाजिक मुद्दों के प्रति उनको संवेदनशील बनाए, अपने आसपास के परिवेश के ज्ञान को वो बच्चा समझ सके, उससे सहसंबंध बना करके अपना विकास कर सके, सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन वो कर सके। तो इसमें आंसर होगा बी कि विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति। जितने सामाजिक मुद्दे हैं, चाहे वो दहेज प्रथा, जितनी भी समस्याएं हैं समाज की या सामाजिक संबंध जितने भी हैं, वो सब इन मुद्दों पर विद्यार्थी की चिंतन शक्ति का विकास करना ही सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो इसमें उत्तर बी आएगा। चलिए अगला प्रश्न कि सामाजिक अध्ययन अध्यापन की मुख्य समस्या है।
ये रीट 2012 में आया हुआ प्रश्न है और इस पर बोनस दिया गया था। देख लेते हैं ये प्रश्न, इसलिए ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है आपको। ये प्रश्न का उत्तर ही इस प्रकार का है कि सरकार ने या बच्चों ने जब ग्रीवेंसेस लगाई थी इस प्रश्न के लिए तो इसको बोनस दिया गया था। देखते हैं कारण क्या है। प्रश्न पूछा है कि सामाजिक अध्ययन अध्यापन की मुख्य समस्या क्या है। देखिए मुख्य समस्या की बात कर रहा है, छोटे कक्षा कक्ष। हालांकि ये भी सामाजिक अध्ययन अध्यापन या कहें कि ये किसी भी विषय के अध्यापन की समस्या है कि अगर छोटा कक्ष होगा, कक्षा कक्ष छोटा होगा और बच्चों की संख्या के अनुसार पर्याप्त नहीं होगा तो वो भी एक प्रकार की समस्या तो है। ये अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि होना, कि अध्यापक और छात्र के अनुपात में अगर वृद्धि हो जाए तो वहां पर बच्चों को अधिगम करने में असुविधा होती है, क्योंकि इतने सारे कक्षा के अध्यापकों को, मतलब इतने सारे विद्यार्थियों को एक तरह से नियंत्रित करना और हर बच्चे पर ध्यान केंद्रित करना इस शिक्षक के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी जो गाइडलाइन है या जो RTE एक्ट है उसमें भी एक निर्धारित संख्या जैसे 1:45 यानी 45 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। अगर इससे अनुपात ज्यादा जाता है तो वो शिक्षक के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है कि कैसे वो उस कक्षा को नियंत्रित करे। तो ये भी एक प्रकार की समस्या है। तीसरा है कि अप्रशिक्षित अध्यापक, ये भी एक समस्या है। अगला है पुस्तकालय सुविधा में कमी, ये भी एक समस्या है। लेकिन अब देखिए सामाजिक अध्ययन अध्यापन की मुख्य समस्या, अगर बच्चे इसमें सवाल पूछा गया है और यहाँ बोनस अंक को तो दिमाग में से निकाल दो, हमें क्या उत्तर करना चाहिए था इसका? हमें उत्तर करना चाहिए था छोटे कक्षा कक्ष ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर टीचर योग्य है और कम से कम इतने बच्चे बैठे हैं क्लास में तो वो क्लास के माहौल को ऐसा लगता ही नहीं है कि बहुत ज्यादा छोटा कक्षा। अब जहां 5 बच्चे बैठ सकते हैं 50 तो बैठाने से रहा वहां पे कोई। अब मान लो हो सकता है 10 बच्चों की जगह वो 10 बच्चे बैठा रखे हो, 11 बच्चे बैठा रखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। दूसरा है छात्र और शिक्षक, छात्र अध्यापक और छात्र अनुपात में वृद्धि। अगर 45 से 50 बच्चे भी क्लास में हो गए, एक टीचर 50 के 100 बच्चों को भी हैंडल कर सकता है, ये भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या, अगर इसका उत्तर आपको करना पड़े, इस तरह का प्रश्न आगे भी आएगा, ऐसा नहीं है कि अब नहीं आएंगे इस तरह के प्रश्न, तो इसका उत्तर करेंगे अप्रशिक्षित अध्यापक। क्योंकि सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए शिक्षक को ट्रेंड होना जरूरी है, उसको प्रशिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि बाकी ये छोटी मोटी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। लेकिन अगर अध्यापक में गुण नहीं है, अध्यापक को अपने विषय का ज्ञान नहीं है, अध्यापक प्रशिक्षित नहीं है, तो समझो कि बच्चों का बेड़ा गर्क हो जाना है। इसलिए सबसे बड़ी समस्या, इस प्रश्न का उत्तर सी होना चाहिए था। बहुत सारे बच्चों ने, ये 2012 RTET होती थी उस समय, 2012 में आया था, ये सही उत्तर है। लेकिन क्योंकि पता नहीं किस आधार पे सरकार ने इसमें बोनस दिया होगा, सबसे प्रमुख समस्या पूछा है। अगर इसमें पूछता कि सामाजिक अध्ययन अध्यापन की समस्या है, जब तो दिक्कत थी कि भाई कोई बात नहीं है, तीनों ही समस्याएं हैं, चारों ही समस्याएं। पुस्तकालय, हालांकि सामाजिक अध्ययन के लिए पुस्तकालय इतना जरूरी नहीं है, बच्चे को आप सामाजिक होकर के सक्रिय रह करके पढ़ाओ ना, तो ये पुस्तकालय की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी एक समस्या है कि अच्छी पुस्तकें अगर उससे संबंधित होंगी तो बच्चा कुछ और सीख जाएगा, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी समस्या है ही नहीं देखा जाए तो ये। तो यहां अगर प्रश्न पूछा है मुख्य समस्या के लिए, जब तो आंसर रहेगा सी। अगर पूछा जाए कि सामाजिक अध्ययन अध्यापन की समस्या नहीं है तो आंसर होगा डी पुस्तकालय, क्योंकि पुस्तकालय की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब शिक्षक और बच्चों में इंटरेक्शन होता है, वो किताबों के ज्ञान से बच्चा सोशल स्टडी नहीं सीखता। बहुत सारी किताबें पढ़ करके सूचना ही ले सकते हो आप, लेकिन सूचनाओं के प्रति अपनी कैसे संवेदना व्यक्त करोगे, उन समस्याओं पर किस प्रकार से चिंतन शक्ति का विकास करोगे, ये टीचर पे निर्भर करता है और उसकी शिक्षक और छात्र की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। तो इसलिए अगर प्रश्न होता समस्या नहीं है तो आंसर डी होता, मुख्य समस्या पूछा है तो आंसर सी है। अगर पूछा सामाजिक अध्ययन की समस्या है तो ये तीनों ही सामाजिक अध्ययन की समस्याएं। क्लियर हो गया होगा आपको? चलिए अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्नलिखित में से किन-किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? ये रीट 2015 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्नलिखित में से किन-किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? कि विशिष्ट बातें तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार होने चाहिए, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा होनी चाहिए, तथ्य, नियम, परिभाषा, विधि और प्रविधि की स्थापना, या फिर उपर्युक्त सभी।
तो ऐसे प्रश्नों में जहां उपर्युक्त सभी है तो एक बार आपको उपर्युक्त सभी पे ध्यान देते हुए बाकी तीनों पदों को, तीनों पॉइंट्स जितने भी हैं ऑप्शंस, विकल्पों को पढ़ना चाहिए दोबारा। आप इन विकल्पों को पढ़ोगे तो क्या कह रहा है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से बच्चों को ज्ञान दे रहा है तो अपेक्षा क्या करनी है कि वो विशिष्ट बातें और वस्तु के संबंध को में स्पष्ट विचार, बिल्कुल यस, इस तरह की अपेक्षा रखना जरूरी है। क्योंकि जितनी भी विशिष्ट बातें हैं, सपोज करो जैसे कोई दहेज प्रथा की समस्या पढ़ा रहा है टीचर, या संबंध पढ़ा रहा है कि हमारे पड़ोसी राज्यों से संबंध किस प्रकार के हैं, या कोई शिक्षक पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहा है, उस मतदान की प्रक्रिया समझा रहा है, या कहें कि वो राज्यपाल की शक्तियां समझा रहा है, तो इस तरह की बातें, यानी कि जितनी भी विशिष्ट बातें हैं और वस्तु, जितनी भी उनका प्रभाव समाज पर पड़ रहा है, उनके बारे में एकदम स्पष्ट विचार शिक्षक को बच्चों को देना चाहिए। ऐसी अपेक्षा हम सोशल स्टडी के टीचर से करते हैं और हमें करनी चाहिए। सामान्य पदों और गुणों की अवधारणा, बिल्कुल किसी भी मुद्दे या विषय वस्तु के बारे में सामान्य पद क्या है, या सामान्य पदों का मतलब सामान्य बातें ही हैं, और गुणों की अवधारणा कि इस पद का या इस वाली प्रक्रिया का क्या गुण है, ये किस प्रकार से समाज के लिए उपयोगी है, इस तरह की अवधारणा भी वो बच्चों को दे ताकि उनकी चिंतन शक्ति का विकास हो सके, ये भी जरूरी है। तथ्य यानी जितने भी फैक्ट्स हैं किसी घटना से संबंधित, वो फैक्ट्स बच्चों को बताए, जितने भी नियम हैं वो बताए, परिभाषा, विधि और प्रविधि, सब चीजों की स्थापना करना भी बच्चे को वो सिखाए, ताकि उसका मुख्य उद्देश्य तो रहता है बच्चे की चिंतन शक्ति का विकास करना, कि बच्चा उन समस्याओं को देख करके सीखे, एनालाइज करे कि मैं समाज में इन चीजों को सीख करके क्या योगदान दे सकता हूं, तो वो अपनी चिंतन शक्ति का विकास करेगा। इसका मतलब ये सारे के सारे ऑप्शन सही है, उत्तर आएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न कि एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय पर भार बहुत है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक कहते ही आपको पता चल जाएगा, प्राथमिक होता है 1ली से 5वीं का, उच्च प्राथमिक है तो 6 से 8 के बीच की बात हो रही है, और वो कह रहा है विषय पर भार बहुत है। अब यहाँ विषय की बात कर रहे हैं तो हम, क्योंकि सोशल स्टडी के पेपर में अगर ये दे रहे हैं तो सोशल स्टडी के हिसाब से हम ये सोचेंगे, अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस के हिसाब से ये हम सोचेंगे, क्योंकि ये सोशल स्टडी का टॉपिक है, सोशल स्टडी के पेपर में हम लोग ये सब प्रश्न का हल कर रहे हैं, इसलिए इस विषय का मतलब हम समझेंगे SST, ठीक है। तो SST विषय पर भार बहुत ज्यादा है, शिक्षक ऐसा महसूस करता है 6ठी से 8वीं के स्तर पर। तो इसमें से सबसे अच्छा उपागम, सबसे अच्छी अप्रोच क्या है जो समस्या का समाधान कर सके। इस समस्या का समाधान की पाठ उस विषय पर भार ज्यादा है, यानी कि उसका पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा है। देखिए, प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स लिखवाए। प्रत्येक अध्याय से यानी हर चैप्टर में से महत्वपूर्ण जितने भी क्षेत्र हैं कि बेटा ये इंपॉर्टेंट है लाइन, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लो, इनके नोट्स बना लो। अगला है कि क्रियाकलाप छोड़ दे क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता। जितनी भी एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच है, यहाँ उपागम की बात कर रहे हैं, एक्टिविटी कराना, क्रियाकलाप वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एक शिक्षक किस प्रकार से कक्ष में क्रियाकलाप करके बच्चों के अधिगम स्तर को बढ़ाता है। तो वो अगर टीचर ये चाहे कि इसी एक्टिविटीज को मैं ना कराऊं और अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर दूं, ऐसा भी करा सकता है क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता है, इसलिए ये सोच सकता है क्या वो सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ा दे, क्या ऐसा करना चाहिए शिक्षक को, या ऐसी विषय वस्तु का विकसित करे जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्यय को सिखा सके। देखिए बहुत ही जटिल प्रश्न है, ये CTET में आया हुआ प्रश्न है, CTET, और इसी तरह के प्रश्न CTET में आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसान नहीं है इनका उत्तर। 6 से 8 का टीचर। अब आप ये देखिए कि कई बार तो इसमें ऐसा लग रहा होगा आपको कि इसमें ए ज्यादा सही है कि भाई टीचर हर चैप्टर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर रहा है और इन पर नोट्स लिखवा रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे ये नोट्स लिखवा रहा है, लेकिन अब आप सामाजिक अध्ययन के शिक्षक की विशेषताओं को पढ़ चुके हैं, उसके दायित्वों को समझ चुके हैं, तो हमारा काम केवल इतना नहीं है कि हम बच्चों को नोट्स लिखवाएं और अपना काम हो गया। इसलिए ये गलत तरीका है, हमें नहीं करना है और कभी नहीं करना है। दूसरा, क्रियाकलाप छोड़ देंगे क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता, ये तो हमें क्योंकि गिव अप तो करना ही नहीं है, पाठ्यक्रम ज्यादा है और आप चैप्टर छोड़ के पढ़ा रहे हो, एक्टिविटीज पढ़ा नहीं रहे हो, तो ये तो और गलत बात है, ये नहीं करना है। सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी करा देंगे, हालांकि होता तो ऐसा ही है
जनरली सामान्य रूप से जब आप टीचर बनेंगे, प्रिंसिपल का या आपके जो भी संस्था प्रधान होंगे उनका आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि भाई फटाफट कोर्स करो, और रिपोर्ट लेता रहता है संस्था प्रधान कि भाई कितना % कोर्स हो गया। टीचर क्या करता है, इसी दबाव के कारण कई बार बेटा खड़ा हो जा, बच्चा पढ़ता है और ये प्रश्न कर लाना, सिलेबस हो गया। ये नहीं करना है, क्योंकि हम सामाजिक अध्ययन के टीचर हैं, हमें पाठ्यक्रम को पूरा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमें बच्चों में ऐसी चिंतन शक्ति का विकास करना है, अवधारणाओं को समझाना है, ताकि उन अपने भविष्य के जीवन में उनको वो प्रयोग कर सके। इसलिए ऐसी विषय वस्तु विकसित करें। विषय वस्तु की बात कर रहा है, आप उस चैप्टर को पढ़ करके घर से ही उसके नोट्स बना के लाएं और उन की पॉइंट्स को बच्चे के सामने रखें, बच्चे की चिंतन शक्ति को बढ़ाएं। ये बात कह रहा है इसमें कि ऐसी विषय वस्तु विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके, यानी कि विषय की सीमाओं को पार करके, पता चल रहा है कि इसमें मतदान की प्रक्रिया पढ़ाई जा रही है, लेकिन आप उस की पॉइंट्स को, किताब को आप पढ़ें, बच्चों को ना रटाएं। आप उस मतदान की प्रक्रिया को प्रैक्टिकली बच्चों के सामने खेल खेल में सिखाएं और समझाएं उनको कि मतदान का उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाता है, किस तरह करना चाहिए, क्या इसके लिए योग्य है, मतदाता की आयु कितनी होती है, कब वो मतदाता बनता है, कौन कौन सी इसमें संस्थाएं काम करती है, ठीक है, निर्वाचन की सूची कौन बनाता है। तो इन प्रैक्टिकल चीजों को आप बच्चों को पढ़ाएंगे। इस तरह की बात यहाँ की जा रही कि विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्यय को सिखा सके, यानी कि बच्चे के जीवन का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि सोशल स्टडी काहे के लिए पढ़ाई जा रही है, कोई परीक्षा पास करने के लिए थोड़ी पढ़ाई जा रही है। उस बच्चे का भविष्य उस पढ़ाई पर निर्भर है कि वो भविष्य में जाकर के अच्छा मतदाता बनेगा और अच्छे उम्मीदवारों का चयन करेगा, या जो भी विषय वस्तु आप पढ़ा रहे हैं उसको इस तरह से पढ़ाएं कि उसका एक कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में फिट हो सके। ये डी आंसर आएगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि अब आप सारे शिक्षक ही बनना चाहते हैं, तो सबने सोच रखा होगा। एक बार इन ऑप्शंस को ना देखें, मैं आपसे पूछूं अगर कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, तो सबका जवाब आएगा कि मैं कुछ जीवन में करना चाहता हूं, इसलिए मैं शिक्षक बनना चाहता हूं। कुछ बोलेंगे कि समाज में सरकारी नौकरी वाले की वैल्यू है, सोशल रिस्पेक्ट होता है उसका समाज में, इसलिए मुझे नौकरी चाहिए। शिक्षक की बात नहीं, वो तो ये कहेगा मुझे तो नौकरी चाहिए और मुझे लग रहा है कि शिक्षक बन सकता हूं मैं आराम से, क्योंकि मुझ में इतना ही कैलिबर है कि मैं शिक्षक बन जाऊं, इसलिए मैं शिक्षक बनना चाहता हूं। कुछ लोग कहेंगे कि मैं भविष्य के निर्माता, मतलब मैं ऐसे बहुत शानदार तरीके से अपना नाम करना चाहता हूं, मतलब हर तरह की विचारधारा इसमें शिक्षक बनने वाले उम्मीदवारों की होगी कि वो शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सर पैसा कमाना है, सरकारी नौकरी में शादी भी हो जाएगी मेरी, अच्छा दहेज मिल जाएगा, इसलिए मैं नौकरी लगना चाह रहा हूं और मुझे लग रहा है मेरा बीएड किया हुआ है या बीएसटीसी किया हुआ है तो मैं आराम से शिक्षक बन सकता हूं, इसलिए मैं शिक्षक। लेकिन यहां विकल्प क्या कह रहे हैं, देखिए आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि शिक्षकों के वेतन में सुधार हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छी सैलरी मिलती है शिक्षकों को। हालांकि केंद्र और राज्यों में वेतन का जो स्तर है वो अलग अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो टीचर्स होते हैं उनको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, स्टेट्स में ऐसा नहीं है, फिर भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, ठीक है। तो शिक्षकों की वेतन में सुधार हुआ है इसलिए बनना चाहते हैं। इस पेशे में प्राइवेट ट्यूशन के द्वारा आय को, ये आय है भाई, इनकम, आय को बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल नौकरी से जो पैसा मिलेगा वो तो है ही, इसके अलावा कोचिंग्स में पढ़ा करके या प्राइवेट ट्यूशन से पैसा कमाया जा सकता है, कुछ लोग इसलिए भी बनना चाहेंगे। आपकी शिक्षण में रुचि है इसलिए बनना चाहेंगे। आप सोचते हैं कि अन्य कोई काम पाना कठिन है। अब देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन क्योंकि हम जब इस तरह के प्रश्नों को या परीक्षा में हल करते हैं तो आपका दृष्टिकोण एकदम आदर्शवादी होना चाहिए कि वास्तव में शिक्षक का काम क्या है। शिक्षक का काम है कि अगर आपकी रुचि है किसी पेशे में तो वो काम आप ज्यादा गुणवत्ता पूर्वक करेंगे, इसलिए रुचि विकसित होना। दूसरा, मैं कुछ करना चाहता हूं, इस तरह का अगर उत्तर आए तो वो हमें आंसर करना है। तो यहाँ आपकी शिक्षण में रुचि है, क्योंकि अगर बिना रुचि के आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ना तो आप खुद के साथ न्याय कर पाएंगे, ना उन बच्चों के साथ जिनको आप पढ़ाते हैं। इसलिए इसमें चाहे उत्तर अपने हिसाब से कोई भी सही हो सकता है। कुछ लोगों के हिसाब से लग रहा होगा भाई सैलरी अच्छी मिल रही है तो ये उत्तर हो सकता है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं अलग से कोचिंग भी पढ़ा लूंगा तो ये उत्तर हो सकता है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया आईएएस आरएएस बनना और कोई काम करना बहुत कठिन है, मुझे लग रहा है कि टीचर बनना सरल है, बीएड करो, परीक्षा दो और पास हो जाओ। लेकिन ये कोई भी उत्तर इस प्रश्न का नहीं होगा, चाहे वास्तविकता कुछ भी हो। यहाँ आपकी शिक्षण में रुचि है, यही इसका सही उत्तर होना चाहिए। चलिए
देखिए अगला प्रश्न, कोई विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए आपके पास आता है। विद्यार्थी है, समस्या है उसकी व्यक्तिगत। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? व्यक्तिगत समस्या लेकर के बच्चा आ रहा है, क्या कर सकते हैं आप? ऑप्शन देखिए, उस विद्यार्थी को बताएंगे कि आपका संबंध केवल शैक्षिक समस्याओं से है। भैया पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या है तो मेरे से पूछ, तेरी व्यक्तिगत समस्या सुनने का ना तो मेरे पास टाइम है और ना मेरा ये काम है। क्या ऐसा करेंगे कि आप उसकी समस्या समझने की कोशिश करो, उसकी सहायता करेंगे, यानी कि उसकी समस्या समझने की कोशिश कर उसकी सहायता करेंगे, या उस विद्यार्थी पर ध्यान ही नहीं देंगे कि भैया वो बोलता रहेगा सर मैं प्रॉब्लम में हूँ और वो ध्यान ही नहीं देगा टीचर। उस विद्यार्थी को अभिभावकों के पास जाने का सुझाव देंगे, भैया अपने माँ बाप से बात करें, तेरा व्यक्तिगत मामला है, मेरा कोई इशू नहीं है। अब ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, क्योंकि एक विद्यार्थी और शिक्षक में दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा संबंध होता है, क्योंकि गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो बहुत ही आदर्श रिलेशन संबंध माना गया है। इसलिए ये समझो कि एक शिक्षक उस शिक्षार्थी का अभिभावक भी होता है, उसका पूरा भविष्य आपके हाथ में होता है। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप क्या कहेंगे कि उसकी समस्या समझने की कोशिश करेंगे और उसकी सहायता करेंगे। हर संभव हो सकता है उसकी समस्या आर्थिक हो, पर कम से कम सुनकर के उसको एक सांत्वना देना और जो भी प्रयास आपसे हो सकता है वो आप करने की कोशिश करें और करनी चाहिए एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि हमारी समाज के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, कुछ नैतिकता होती है। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए बी ऑप्शन इसमें होगा, बाकी के ये ऑप्शन इसमें नहीं होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कि विद्यालय में शिक्षक द्वारा सक्षम वातावरण बनाने के लिए किन बातों का पोषण करना। देखिए एक टीचर हैं आप और विद्यालय में एक सक्षम वातावरण, बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? सामाजिक विविधता के प्रति सम्मान का, बच्चों के अधिकारों और गरिमा के प्रति सजगता के भाव का, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और आदर भाव का, या उपर्युक्त सभी। देखो उपर्युक्त सभी आ रहा है, ऑप्शन दोबारा पढ़ें, प्रश्न पढ़ें कि बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने के लिए किन बातों का पोषण करेंगे, किन बातों को प्रश्रय देंगे, किन बातों को मोटिवेट करेंगे। पहला है सामाजिक विविधता के प्रति सम्मान। बिल्कुल आप बच्चों को बताएंगे कि हमारे समाज में बहुत सारी विविधताएं हैं, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, तो इनका सम्मान हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आर्थिक समस्या, एक अमीर है एक गरीब है, बच्चे के अंदर आप ऐसी उत्तेजना बढ़ दें कि नहीं गरीबों को आंदोलन कर देना चाहिए और अमीरों का सारा पैसा, ऐसा नहीं करना है। हमें जो भी सामाजिक विविधता है उसका सम्मान करना है। बच्चों के अधिकारों और गरिमा के प्रति सजगता का भाव, बिल्कुल बच्चों के क्या अधिकार है और उनके प्रति गरिमा, बिल्कुल ये चीज हमें एक शिक्षक होने के नाते इस तरह का वातावरण हम बनाएंगे। ठीक है, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का और आदर का भाव ये हमारे अंदर होना चाहिए, ये तो एक नागरिक के अंदर भी होना चाहिए और शिक्षक में इन चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सहिष्णुता और दूसरे धर्मों का सम्मान करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। टीचर हो भाई आप, तो भेदभाव जैसा कॉन्सेप्ट, यानी कि भेदभाव, पक्षपात करना, ये हमारे शिक्षण की प्रक्रिया में और नैतिकता में होना ही नहीं चाहिए। इसलिए डी इसमें उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक समरसता का विकास करना, सामाजिक व्यवस्था का नवनिर्माण करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना और उपर्युक्त सभी। देखो उपर्युक्त सभी आ गया, प्रश्न दोबारा पढ़ो। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सोशल स्टडी के टीचर के ऊपर, तो हमें समाज में समरसता यानी बिल्कुल सौहार्द का माहौल विकसित करना है, उसका विकास करना है, सही है। सामाजिक व्यवस्था, जो भी सामाजिक व्यवस्था है उसका नव निर्माण करना, जो भी सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है उसको तोड़ना नहीं है, उसका हमें उल्लंघन नहीं करना है, बल्कि उसका हमें नए सिरे से निर्माण करना है कि किसी भी को समस्या ना आए और सभी को विकसित होने का, सभी को विकास का अवसर मिले। सामाजिक समस्याओं का समाधान, हालांकि हमारे पास समस्या कोई, हम सोचते हैं कि समाज की समस्या हमें क्या मतलब है, पर एक शिक्षक के नाते आप बच्चों के बीच में रहते हो तो सामाजिक समस्याओं का उचित, अब यहाँ पर उचित और लगा दें आप तो बहुत ही अच्छा रहेगा। समाधान ढूंढना है, कैसा? उचित समाधान ढूंढना, ये हमारा दायित्व होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। तो आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए
कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अध्ययन शिक्षण की प्रमुख समस्या नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रमुख समस्या, मेजर प्रॉब्लम की बात कह रहा है, कौन सी नहीं है। तो देखिए, पाठ्यक्रम का लचीला न होना, अधिक से अधिक शिक्षण विधि का प्रयोग, शिक्षक द्वारा अपने अनुभव का प्रयोग न करना, या पाठ्यक्रम की संकीर्णता। ये कह रहा है सामाजिक अध्ययन शिक्षण की समस्या नहीं है। तो देखते हैं पहले समस्याएं कौन कौन सी हैं, इस पर ध्यान देते हैं। कि पाठ्यक्रम का लचीला ना होना, तो ये एक तरह की समस्या है। ये तो भाई, ये तो क्या है, समस्या है। ये कह रहा है अधिक से अधिक शिक्षण विधि का प्रयोग, ये तो समस्या नहीं है, ये समस्या नहीं है। अगर आपको अधिक से अधिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना आएगा तो आप बच्चे के स्तर के अनुरूप उनका प्रयोग करेंगे, तो ये तो समस्या है ही नहीं। शिक्षक द्वारा अपने अनुभव का प्रयोग ना करना, अगर शिक्षक को अनुभव है और वो उन अनुभव का प्रयोग नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम है। यानी टीचर को अपने द्वारा किए गए अनुभव का प्रयोग करना चाहिए, तो एक तरह से ये भी क्या है, समस्या है। ये कह रहा है पाठ्यक्रम की संकीर्णता, पाठ्यक्रम को अगर व्यापक होना चाहिए पाठ्यक्रम की संकीर्णता, ये भी एक तरह की समस्या है। प्रश्न था कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण की समस्या नहीं है। हमने 3 समस्याओं को यहाँ पे देखा, केवल एक ये पॉइंट था जो शिक्षण की समस्या ना हो करके उसका एक उचित उपाय भी है। आपको अधिक से अधिक अगर शिक्षक को शिक्षण विधियों का प्रयोग करना आएगा तो वो बच्चों के साथ न्याय कर पाएगा, इसलिए समस्या ये है ही नहीं। प्रमुख की तो बात ही छोड़ो, ये समस्या है ही नहीं, बाकी सब क्या है, समस्याएं हैं। तो इसमें उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक का गुण नहीं है। संकीर्ण बुद्धि, बिल्कुल गलत, ये तो अध्यापक का गुण हो ही नहीं सकता। उद्यमी, यानी कि उसको उद्यमी का मतलब यहाँ उद्योग करने वाला नहीं, उद्यमी का मतलब होता है एकदम उसको उद्यत होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, एकदम एक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल ये शिक्षक का गुण है। उच्च नैतिकता उसमें होनी चाहिए, ये शिक्षक का गुण है। पहल करने की उसमें एक तरह से उसका नेचर होना चाहिए, उसकी आदत होनी चाहिए कि बच्चों के सामने समस्या रखे, पहल करे, बच्चों बताओ। तो यानी कि ये सारी चीज़ें क्या है, उसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये उसके गुण हैं। और संकीर्ण बुद्धि ये गुण नहीं है अध्यापक का, ये होना भी नहीं चाहिए उसमें। ए उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का गुण नहीं है। उसी तरह का प्रश्न है। देखिए, स्वयं के विषय पर अधिकार, ये तो गुण है, ये तो गुण है। पूछ रहा है शिक्षक का गुण नहीं है, तो स्वयं के विषय पर अधिकार, उसका कमांड होना चाहिए, अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए एक शिक्षक को। जैसा कि मुफात ने बोला कि एक शिक्षक को विद्वान होना चाहिए, तो विषय पर अधिकार होना चाहिए, परिश्रमी उसको होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, सहनशीलता उसमें होनी चाहिए। बच्चे कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं, समाज में जो कुछ देख रहा है, मतलब उसको सहनशील उसको होना चाहिए। ठीक है, बच्चों ने अगर मान लो किसी मुद्दे पर कुछ बोल दिया तो अब अग्रेशन नहीं होना चाहिए उसमें, तो उसमें एक सहनशीलता होनी चाहिए। पक्षपात का ये अवगुण है, ये शिक्षक के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक हर तरह के समाज के बच्चों को, व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चों को भविष्य का नागरिक बनाता है, इसलिए उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। अगर एक टीचर बिल्कुल असहानुभूतिपूर्ण रवैया या कठोर दृष्टिकोण अपनाएगा तो प्रभावित करता है, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, समायोजन को प्रभावित करता है, गृह कार्य को प्रभावित करता है, या अभिरुचि को प्रभावित करता है। अब देखिए, थोड़ा सा प्रश्न ये नहीं पूछ रहा, मतलब इस प्रश्न में ये नहीं पता चल रहा कि शिक्षक का ये रवैया असहानुभूतिपूर्वक और कठोरता, ये दृष्टिकोण प्रभावित करता है किसको, शिक्षक को प्रभावित करता है या बच्चे को प्रभावित करता है। पर क्योंकि देखिए, यहाँ पे हम जब शिक्षक की बात कर रहे हैं तो उसका सीधा सीधा संबंध किससे रहेगा, विद्यार्थी से ही रहेगा। ठीक है, तो आपको प्रश्न को यही समझना है कि शिक्षक का इस तरह का रवैया विद्यार्थी पर किस तरह का असर डालता है, तो उसके स्वास्थ्य को खराब कर देगा, नहीं। समायोजन, यस, एडजस्टमेंट को बिगाड़ सकता है,
गृह कार्य को प्रभावित करेगा। अब असहानुभूति पूर्वक रवैया बच्चा क्या है, गृह कार्य तो कर लाएगा, असहानुभूति है, कठोर दृष्टिकोण है, तो बच्चा तो गृह कार्य करके ही लाएगा, ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा। बच्चे की अभिरुचि पे थोड़ा फर्क पड़ सकता है इससे, पर हम ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी समायोजन में, कि अगर कोई टीचर एकदम कठोर नेचर का है और सहानुभूति बिल्कुल नहीं रखता है बच्चों से, तो बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को शिक्षक के सामने नहीं रख पाएगा और उसके अधिगम पे इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा और उसका समायोजन बिगड़ जाएगा शिक्षक का क्लास के अंदर, और घर पे भी समायोजन बिगड़ जाएगा और वो हमेशा एक हीन भावना से या डर में जिएगा, सीख नहीं पाएगा चीजों को। इसलिए एडजस्टमेंट वाला, अब ये साइकोलॉजी का टॉपिक है एक तरह से, आपने समायोजन पढ़ा होगा कि किस तरह समायोजन किया जाता है, तो ये समायोजन बिगड़ जाएगा बच्चे का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। यानी कि ये तो सही बात है कि शिक्षक को विषय वस्तु का या अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ साथ और कौन सा ज्ञान होना चाहिए, उसको शिक्षण उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल पढ़ाते समय उसको पता रहे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ विषय वस्तु, उसका उद्देश्य क्या है, शिक्षण विधियों का कि मैं कौन सी शिक्षण विधि कौन सी पाठ्य वस्तु को पढ़ाने में काम में मुझे लेनी चाहिए, ये पता होना चाहिए। शिक्षण टेक्निक्स, तकनीकों का प्रयोग भी उसको आना चाहिए। उपर्युक्त सभी, बिल्कुल सही है आंसर, क्योंकि ये सारी चीजें ही सही हैं, इसलिए आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न कि एक प्रभावी शिक्षक वह है जो, यानी कि एक इफेक्टिव टीचर कौन सा है, कि कक्षा पर नियंत्रण जो रख सके, अधिक सूचनाएं दे सके, गृह कार्य की सावधानी पूर्वक जांच कर सके, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके। यहां इस शब्द को आप पकड़े, एक प्रभावी शिक्षक, यानी कि एक प्रभावशाली एक इफेक्टिव टीचर कौन सा है जो कक्षा को कंट्रोल में कर ले, तो वो प्रभावी कैसे माना जाएगा। मतलब प्रभावी का अर्थ यहाँ ये है कि एक टीचर का पढ़ाने का तरीका, टीचर का व्यवहार इस तरह का हो कि बच्चे उसके इन्फ्लुएंस में रहे हमेशा, और टीचर एकदम उनको समायोजित कर सके, यस बच्चों ये, तो बच्चे एकदम तैयार हो जाए कि हाँ सर। तो इस तरह, यानी कि कक्षा को कंट्रोल अगर वो करेगा, नियंत्रित, चुप रहो, बैठ जाओ, ये रहो, तो वो प्रभावी नहीं होगा, ये गलत है। अधिक सूचनाएं, बहुत ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं बच्चों को दे रहा है, तो ये इफेक्टिवनेस या प्रभावी होने का गुण नहीं है। बहुत सारी सूचनाएं बच्चों को दे दी, बच्चे के दिमाग में एकदम उथल पुथल मच जाएगी, बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, इफेक्टिव नहीं है टीचिंग। गृह कार्य की सावधानी पूर्वक जांच, अगर कोई टीचर गृह कार्य को देख रहा है तो इससे क्या इफेक्टिवनेस दिखेगी, नहीं दिखेगी। इससे ज्यादा सटीक उत्तर है कि विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करें वो टीचर जो पढ़ाने के साथ साथ, यानी एक गुण तो उसमें टीचर में होना ही चाहिए, पर ये कि वो विषय का ज्ञाता हो, दूसरा विषय का ज्ञाता होने के साथ साथ में बच्चों को मोटिवेट करे, पढ़ने के लिए प्रेरित करे, उनकी चिंतन शक्ति का विकास करे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित, क्योंकि शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि बच्चों को मोटिवेट भी करना उसका एक महत्वपूर्ण काम है। इसलिए इसमें उत्तर आएगा डी। देखिए अगला प्रश्न कि बालकों के कुछ समायोजित होने का कारण है, ये कुछ नहीं है, इसको प्रश्न को करेंगे आप कुसमायोजित। बालकों के कुसमायोजित होने का कारण, यानी कि बच्चे एडजस्टमेंट कब नहीं कर पाते हैं, शारीरिक कारण, आनुवंशिक कारण, संवेगात्मक कारण, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी आ रहा है, देखना पड़ेगा कि कुछ कुसमायोजित होना, इसको कुसमायोजित कर ले आप, मैला एडजस्टमेंट, कुसमायोजित शब्द होता है, कुसमायोजन, मैला एडजस्टमेंट बोलते हैं। साइकोलॉजी में आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा कि एक बच्चा कुसमायोजित कब होता है, क्या क्या कारण है। तो शारीरिक कारण, कुछ बच्चे एकदम दुबले पतले हैं, बहुत हेल्दी नहीं है, तो वो अपने अंदर हीन भावना ले आएंगे और वो कुसमायोजित हो जाएंगे, इसलिए शारीरिक कारण भी कुसमायोजन का कारण है। कुछ ऐसी चीजें होती है आनुवंशिक जो हमें हेरिडिटी से मिलती हैं, तो उन जैसे मान लो किसी के पेरेंट्स ऐसे हैं कि उनमें एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो चीज अपने आप नेचर बच्चे की अगर आनुवंशिक रूप से इस तरह की चीज बच्चे में आई है, तो ये चीज उनके बच्चों पर भी फर्क पड़ेगा, माँ बाप को। तो आनुवंशिक कारणों से भी कुसमायोजन हो जाता है। संवेगात्मक कारण, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सहनशील नहीं होते, यानी कि कुछ भी छोटी सी भी बात उनको डांट दो, समझाने के लिए भी अगर उसके पेरेंट्स या टीचर कुछ बोलेगा कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बच्चा कुछ समायोजित हो सकता है। बिल्कुल, तो इसमें तीनों ही कारण कुसमायोजन के कारण है, इसलिए उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है
कि उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में कौन सी भाषा सर्वाधिक सहायक है। यानी कि उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करना। वैसे तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है नैप 2020, ठीक है, ये 2020 में लागू मतलब आई थी नैप, और जब 21 में इसको लागू किया गया है, इसका प्रारूप को स्वीकार कर लिया गया है। उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं? अच्छी शिक्षा मातृभाषा में, राष्ट्रभाषा में, अंग्रेजी भाषा में, संस्कृत भाषा में। इसका उत्तर हमें एनईपी से भी मिल जाएगा। नई एजुकेशन पॉलिसी में ये स्पष्ट कहा गया है कि बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए, क्योंकि ये उसकी भाषा मतलब उसकी भाषा में, अगर बच्चे की भाषा में अगर उसको एजुकेशन देंगे तो वो बच्चा ज़्यादा लंबे समय तक सीख पाएगा। क्योंकि हम देखते हैं सरकारी स्कूल में बहुत सारी प्रॉब्लम, अंग्रेजी बहुत बच्चे वीक होते हैं, अंग्रेजी पढ़ ही नहीं पाते, तो उनको जब टीचर पढ़ाता भी है तो हम ये समस्याओं में भी हमने पढ़ा है कि भाषागत अवरोध, अगर टीचर किसी शहरी परिवेश का है और वो किसी ऐसी लैंग्वेज वाले क्षेत्र में जाता है जो लैंग्वेज उसको नहीं आती है, तो बच्चे उससे सामंजस्य नहीं बिठा पाते, या कहें कि बहुत नॉलेजेबल टीचर होने के बावजूद भी बच्चों को वो चीज़ नहीं दे पाएगा जो जिसके बच्चे अधिकारी हैं। ठीक है, तो यहां मातृभाषा इसका उत्तर होगा कि अच्छी उत्तम शिक्षा वो है जो बच्चे को उसकी मातृभाषा में दी जाए। चलिए, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता। अभिभावक यानी कि जो बच्चों को आप पढ़ाते हो उनके पेरेंट्स कभी मिलने नहीं आते, जो भी उनका अभिभावक है, तो आप क्या करेंगे? छात्र को दंड देंगे कि भैया तेरे माता पिता मिलने नहीं आए, क्यों नहीं आए, तो उसकी मार पिटाई करेंगे या दंड देंगे? गलत तरीका। छात्र की उपेक्षा करेंगे कि भैया तेरे माँ बाप तो मिलने ही नहीं आते, चल हम तेरे को नहीं पढ़ाएंगे, अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो निकल क्लास से बाहर, ये भी एकदम गलत तरीका। छात्र को पुरस्कार देंगे कि वाह तेरे माँ बाप मिलने नहीं आए, बहुत महान है भाई, तुले पुरस्कार, ये भी गलत है। आप स्वयं उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये डी, कि ऐसा नहीं कर पाएंगे आप, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आप स्वयं उनसे मिलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने जब समस्याएं पढ़ी थी हमें पता है कि बच्चे के विकास के लिए पेरेंट्स का जागरूक होना, अभिभावकों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी समस्याएं अभिभावक स्तर की समस्याएं हैं जिनका निराकरण अभिभावक स्तर से ही किया जा सकता है। आप कोशिश करें। वैसे तो लोगों को इतना टाइम ही नहीं है, हमने उन समस्याओं में पढ़ा था कि अभिभावक ध्यान ही नहीं देते बच्चों पर कि उनके स्कूल्स में क्या हो रहा है। और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कुछ 1% ही पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों के बारे में आते हैं मिलने के, भी क्या पढ़ाई चल रही है, कैसी चल रही है। 99% पेरेंट्स सरकारी स्कूल में ध्यान नहीं देते हैं। अब शिक्षक को वहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। आपको जाकर के मिल नहीं सकते, फ़ोन पे संपर्क करो, बोलो बच्चे के बारे में। एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 4 बार, 10 बार बोलोगे तो पेरेंट्स को भी लगेगा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए। तो हो सकता है आपका जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से आप पेरेंट्स से मिलना चाह रहे हैं, वो पूरा हो जाए। तो उत्तर रहेगा इसमें डी, आप स्वयं उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या है? विषय का ज्ञान, शिक्षण पद्धति का ज्ञान, सहायक सामग्री के उपयोग का ज्ञान और सामाजिक सक्रियता। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो आप इसमें, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो। इस तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, सब्जेक्ट बेस्ड प्रश्न है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक हैं आप, और शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता, चारों ही आंसर सही है देखा जाए तो, कि उसको विषय का ज्ञाता बिल्कुल होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन का किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। शिक्षण पद्धतियों का उसको नॉलेज होनी चाहिए, हर विषय के साथ है। सहायक सामग्री के उपयोग का ज्ञान उसको होना चाहिए, कि जो भी साइंस का टीचर है तो उसको साइंस की प्रयोगशाला को कैसे यूज़ करते हैं, बच्चों को कैसे प्रयोग करवाएंगे, वो उसको पता होना चाहिए। दूसरा कोई टीचर है, भाषा का टीचर है, तो भाषा की शिक्षण विधियों का ज्ञान उसको होना चाहिए। भाषा में कौन कौन सी सहायक सामग्री, लिंगुआ फोन इत्यादि हम काम में ले सकते हैं, उनका ज्ञान। तो ये सारी चीज़ तो सब पे लागू होती है।
एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये वाला टॉपिक, ये वाला बिंदु जो केवल और केवल सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या कहें कि इन तीनों बिंदुओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, सामाजिक सक्रियता। यानी अगर सोशल स्टडी का टीचर सामाजिक रूप से सक्रिय नहीं है तो उसको यही नहीं पता चलेगा कि समाज में क्या तो समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो जब वो सामाजिक रूप से सक्रिय होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है उसका, सामाजिक सक्रियता का, या कहें कि सामाजिकता, यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं सामाजिकता का विकास, या सामाजिक उसको होना चाहिए, सामाजिकता का गुण, सामाजिकता का गुण उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें उत्तर होगा डी। देखिए अगला प्रश्न कि एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की जिज्ञासा का पोषण करता है, विद्यार्थियों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, विद्यार्थियों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, उपर्युक्त सभी। अब उपर्युक्त सभी आ गए तो एक बार दोबारा देख लो इनको कि एक अच्छा शिक्षक, अच्छे का मतलब नेचर में अच्छा, बहुत अच्छा बोलता है, पढ़ाता कुछ नहीं, ऐसा नहीं। अच्छे का मतलब हो जिसका शिक्षण एकदम प्रभावी हो, सामाजिकता का गुण हो, संवेदनशील हो, ग्रहणशीलता का गुण उसमें हो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी उसको होनी चाहिए, उसको शिक्षण विधि की जानकारी होनी चाहिए, बच्चों को प्रेरित भी करने वाला होना चाहिए। ऐसा अच्छा टीचर विद्यार्थियों में जिज्ञासा का पोषण करता है, सही है। विद्यार्थियों की पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित, मोटिवेट करता है, यस बेटा बहुत बढ़िया, ये भी सही है। विद्यार्थियों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, यानी जितनी भी वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां चल रही हैं, जो भी समस्याओं में इन्वॉल्व करता है, उनसे चर्चा करता है, विचार विमर्श करता है, तो इसका उत्तर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला देखिए, मान लीजिए सामाजिक अध्ययन की प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, तो आप क्या करेंगे? जो भी प्रस्तावित बुक है, जो भी उनकी क्लास में कक्षा में चलती है, वो पाठ्यपुस्तक थोड़ी कठिन है, तो आप क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां उपलब्ध कराएंगे, रटकर सीखने पर बल देंगे, प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण लिखवाएंगे और पाठ के प्रश्न उत्तरों को करने पर बल देंगे। बहुत अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न में लगा लेना आप इसको, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का आंसर एकदम सीधा सीधा नहीं होता है। इसमें क्या होगा कि विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां, अगर कोई पाठ्यपुस्तक कठिन है तो रटने पे तो बल हमको चाहे सरल है चाहे कठिन है देना ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं आंसर। प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण, कठिन है तो आप 4-4 लाइन पाठ में से 5-5 पैराग्राफ बच्चों को लिख करके दे देंगे, लिखवा देंगे कि ले भाई सोशल स्टडी के टीचर है अगर, तो लिखने से काम कतई नहीं चलेगा, पहली बात तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण, मैं कह रहा हूँ व्यापक विवरण भी अगर लिखवा देंगे सब कुछ तो भी काम नहीं चलेगा। पाठ के प्रश्नों के उत्तर करने पर भैया प्रश्नोत्तर कर लाना, पाठ कठिन है प्रश्नोत्तर कर लाना पासबुक के अंदर से, ये भी गलत है। आप उनको पूरक सामग्रियां, यहाँ पूरक सामग्री कहते ही यानी कि अगर उस पुस्तक से संबंधित और भी सामग्री उपलब्ध है जिनसे उनको सरल बनाया जा सकता है, तो आप उनको पूरक सामग्री उपलब्ध कराएंगे। अब यहाँ पर ये नहीं बताया कि उपलब्ध करा के पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन इन सारे ऑप्शन में सबसे अच्छा ये सही है कि पूरक सामग्री उपलब्ध कराएंगे, तो निश्चित रूप से आप बच्चे के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप उसको पढ़ाएंगे भी। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन के विषय के अध्यापन की भौतिक समस्या नहीं है। देखिए अच्छा प्रश्न है। हमने क्लास के अंदर जब अपने वीडियो क्लास ली थी इससे पहले सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं, तो उसमें हमने समस्याओं को मतलब जितनी भी समस्याएं थी उसको 2 टुकड़ों में बांटा था, 2 भागों में बांटा था। एक तो होती है भौतिक समस्याएं और एक होती है मानवीय स्तर की समस्याएं, मानवीय स्तर की, ठीक है, एक भौतिक स्तर की। तो अब इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सामाजिक अध्ययन विषय के अध्यापन में भौतिक समस्या नहीं है। देखिए विद्यालय भवन की अपर्याप्तता, तो ये विद्यालय भवन क्या है? फिजिकल चीज है, तो ये भौतिक समस्या। सबसे पहले तो भौतिक समस्याओं को टिक करते जाएंगे। ये है खेल का मैदान की कमी, ये खेल का मैदान क्या है? फिजिकल चीज है, टिक कर दो।
अप्रशिक्षित विषय अध्यापक। हालांकि विषय अध्यापक खुद फिजिकल है कि हाँ भाई फिजिकली है, लेकिन विषय अध्यापक के गुण, उसकी योग्यता, ये सारी फिजिकल नहीं है, ये संसाधन मानवीय स्तर की समस्या, शिक्षक के विषय ज्ञान से संबंधित जो भी समस्या है वो मानवीय स्तर में आएगी, इसलिए ये मानवीय स्तर की समस्या है। सहायक सामग्री ये फिजिकल चीज है। अब देखिए आप, प्रश्न कह रहा है कि भौतिक समस्या नहीं है, तो देखते ही पता चल गया 1 2 3 ये भौतिक है। सी ऑप्शन में ये मानवीय स्तर की समस्या है, ना कि भौतिक समस्या, इसलिए यहाँ तो सीधे सीधे पता चल गया। हालांकि ये विद्यालय भवन नहीं है तो भी दिक्कत होगी, खेल के मैदान की कमी है तो भी बच्चों को दिक्कत होगी, सहायक सामग्री की अनुपलब्धता है तो भी दिक्कत होगी। पर अप्रशिक्षित, अगर ये प्रश्न ऐसे होता कि सामाजिक अध्ययन विषय के अध्यापन की मुख्य समस्या क्या है, तो भी इसका उत्तर यही होता, क्योंकि फिजिकली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। सबसे बड़ी समस्या होती है वहाँ का मानवीय संसाधन, यानी टीचर और स्टाफ और प्रबंधन। कि अगर टीचर स्टाफ बहुत अच्छा है सारा, तो कितनी भी समस्या पेड़ के नीचे पढ़ा लेंगे। नहीं है विद्यालय भवन, कोई बात नहीं, खेल का मैदान नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे गेम्स कराए जा सकते हैं इंडोर, ठीक है। और सहायक सामग्री नहीं है तो बिल्कुल छोटी मोटी चीजों से काम लेकर के भी वो पढ़ा सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। इसलिए मुख्य समस्या भी आता तो भी ये आंसर, और भौतिक समस्या नहीं है तो भी ये आंसर। अगला देखिए, सामाजिक अध्ययन विषय से संबंधित शिक्षक स्तर की समस्या नहीं है। अब पूछ रहा है शिक्षक स्तर की समस्या नहीं है, तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न में शिक्षक स्तर की समस्याओं को छांटो। शिक्षण कौशल का अभाव अगर किसी टीचर में है तो ये शिक्षक स्तर की समस्या है। विषय वस्तु का ज्ञान की कमी है, ये शिक्षक स्तर की समस्या है, क्योंकि विषय वस्तु का ज्ञान टीचर में ही होगा, शिक्षण कौशल भी टीचर के अंदर ही होगा। अभिव्यक्ति की समस्या, ये अभिव्यक्ति, क्योंकि टीचर को अपनी चीज को कहना नहीं आया, उसको प्रेजेंटेशन का तरीका या प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन में प्रस्तुतिकरण भी कह सकते हैं हम इसको, कि अगर उसमें प्रस्तुतिकरण की योग्यता नहीं है तो ये भी एक तरह से शिक्षक स्तर की समस्या है। अगला है कि शिक्षक को शिक्षणेतर कार्यों में लगाना। ये वर्तमान में हमारी शिक्षा में सबसे बड़ा अवरोध होता है कि टीचर्स को अपॉइंट तो किया जाता है पढ़ाने के लिए, लेकिन पढ़ाने के अलावा बाकी सारे काम उससे कराए जाते हैं, चाहे वो चुनाव ड्यूटी का काम हो, चाहे वो जनगणना का काम हो, चाहे वो पोलियो अभियान हो। अब कोरोना में ड्यूटी लगी पड़ी है सारे शिक्षकों की, तो वो कोरोना ड्यूटी कर रहे हैं। तो सीधा सीधा पता चल रहा है शिक्षक स्तर की समस्या नहीं है। तो ये डी वाला, ये जो समस्या है कि दूसरे कार्यों में लगाना, इसको हम संगठन स्तर की समस्या, संगठन स्तर की समस्या कहते हैं। अब आपको याद होगा कि हमने जब मानवीय स्तर की समस्याएं पढ़ी तो उसमें हमने 3 तरह की समस्याएं पढ़ी। पहला शिक्षक से संबंधित शिक्षक स्तर की समस्याएं, दूसरा विद्यार्थी स्तर की समस्याएं, तीसरा था अभिभावक जो भी पेरेंट्स हैं बच्चों के, अभिभावक स्तर की समस्या है, और चौथा था संगठन स्तर की समस्या है, क्योंकि संगठन भी मानवीय स्तर ही होता है। संस्था प्रधान से लेकर के शिक्षा विभाग और सरकार तक ये संगठन के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ये संगठन स्तर की समस्या है कि संगठन या जो भी हमारी विभाग है वो टीचिंग के अलावा बाकी के कार्यों में शिक्षणेतर यानी शिक्षण के इतर अलावा कार्यों में उस टीचर को लगा देता है। तो ये संगठन स्तर की समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अध्ययन के अध्यापन से संबंधित समस्या है। अब इसमें कैटेगराइज नहीं कर रहा है कि भौतिक है कि मानवीय, पूछ रहा है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापन से संबंधित समस्याएं कौन सी हैं। यहाँ देख लेते हैं जरा पहले कि सहायक सामग्री का अभाव, प्रयोगशाला का अभाव, प्रशिक्षित शिक्षक, अभिभावकों के द्वारा सहयोग न करना और शिक्षकों द्वारा उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना। अब देखिए, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन में सहायक सामग्री का अभाव है, तो ये सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्या है। प्रयोगशाला का अभाव, यहाँ पर हमें पता है कि सामाजिक अध्ययन में कोई प्रयोगशाला नहीं होती है, पूरा संसार ही इसकी प्रयोगशाला, कोई साइंस की तरह अलग से लैब नहीं होती है, ठीक है। तो ये प्रयोगशाला हमारे यहाँ जरूरी नहीं है, तो ये हमारे सामाजिक अध्ययन के शिक्षण की समस्या है ही नहीं। प्रशिक्षित शिक्षक,
अब शिक्षक प्रशिक्षित है, ट्रेंड है, तो ये समस्या है कि गुण है? ये तो गुण है, इसलिए ये भी समस्या नहीं है। हम केवल अभी समस्याओं को छांट रहे हैं। अभिभावकों के द्वारा सहयोग ना करना, अगर अभिभावक सहयोग नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल ये हमारे शिक्षण की समस्या है। बच्चे को हम बार बार कह रहे हैं कि बेटा कॉपी लेके आ ही नहीं रहा है, बच्चा होमवर्क करके नहीं ला रहा, हम कह रहे हैं बेटा पेरेंट्स को बुला के ला, पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे, तो ये अभिभावकों से संबंधित समस्याएं हैं। शिक्षकों द्वारा उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना, ये भी एक तरह की सामाजिक अध्ययन के किसी भी मतलब विषय की समस्या हो सकती है कि अगर टीचर को उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करना आता ही ना हो, और आता है तो वो कर नहीं रहा है, तो ये अब एक तरह से यहाँ 1, 4 और 5, तो जहाँ 1, 4, 5 जिस भी ऑप्शन में है वो समस्या है, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। शिक्षक की बात कर रहा है, सोशल स्टडी का जो टीचर है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन पूछ रहा है। सैद्धांतिक ज्ञान पर बल देना, शिक्षण में नवाचार का प्रयोग करना, छात्र के सामाजिक परिवेश के उदाहरण प्रस्तुत करना, सामाजिक सक्रियता का गुण होना। अब एक सोशल स्टडी के टीचर के संबंध में सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? अगर आप सोशल स्टडी के वास्तव में, हम इस प्रश्न में हमको एक तरह से योग्य टीचर मान के ये प्रश्न पूछा गया है कि आप सपोज करो एक योग्य टीचर हैं सोशल स्टडी के, तो क्या चीज़ गलत है आपके हिसाब से? शिक्षण में नवाचार का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सही बात है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सही बात है, करना चाहिए। छात्र के सामाजिक परिवेश के उदाहरण, बिल्कुल, अगर छात्र को सोशल स्टडी पढ़ा रहे, प्रॉब्लम्स पढ़ा रहे, तो उसके आसपास के परिवेश के उदाहरणों को लीजिए तो वो जल्दी अधिगम करेगा, जल्दी सीखेगा, ये भी बात सही है। सामाजिक सक्रियता का गुण अगर टीचर में है, अभी हमने एक प्रश्न पढ़ा था ऐसा, सामाजिक सक्रियता या सामाजिकता का गुण शिक्षक में होना चाहिए ताकि वो समाज की जितनी भी समस्याएं उनको वास्तविक रूप से खुद अनुभव करे और उन बच्चों के सामने उन समस्याओं को बताए और उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करे। अब इसमें ये सैद्धांतिक ज्ञान पर बल देना, अगर आप वास्तव में बहुत अच्छे टीचर है तो आपको सैद्धांतिक, केवल सिद्धांत ही नहीं पढ़ाना, हमें क्या पढ़ाना है? सिद्धांत के बजाय, ये गलत है, हमें व्यावहारिक ज्ञान पर बल देना चाहिए, ये होता तो सही होता। इसलिए इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, सत्य नहीं है, गलत, ये ए इसमें उत्तर होगा। चलिए एक और प्रश्न 26, हाँ, ये विषय वस्तु का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का किस प्रकार का गुण है? यानी कि विषय वस्तु का ज्ञान होना किस प्रकार का गुण है? यूपी टेट 2019 में यह प्रश्न आया हुआ है कि विषय वस्तु का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के किस प्रकार का गुण है। हमें ये तो पता है कि ये शिक्षक संबंधी या ये गुण है एक तरह से विषय वस्तु का ज्ञान, तो ये क्या व्यक्तिगत गुण है उसका, व्यावसायिक गुण है उसका, सामाजिक गुण है या नेतृत्व गुण है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छा प्रश्न है कि अगर, यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज, अगर किसी को सब्जेक्ट का नॉलेज है तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति, क्या व्यक्तिगत गुण है उसका? देखा जाए तो व्यक्तिगत कह सकते हैं लोग कि हाँ सर ये तो हर किसी में नहीं होता, तो जिन जिन में ये गुण व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत लग तो रहा है। व्यावसायिक गुण है, सामाजिक, देखो सबसे पहले तो जो नहीं है, ऐसे प्रश्नों में जो नहीं है उनको काटो, सामाजिक गुण तो नहीं है ये, अगर उसको विषय का नॉलेज है तो ये उसका सामाजिक गुण नहीं है। दूसरा, नेतृत्व का गुण भी नहीं है, नेतृत्व, बहुत कम विषय का नॉलेज रखने वाले टीचर अच्छे लीडर हो सकते हैं, तो ये नेतृत्व का गुण नहीं है। अब यहाँ टाई हो रहा है कि व्यक्तिगत गुण है या व्यावसायिक। अब ये देखिए, अगर किसी टीचर में विषय का ज्ञान नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि वो टीचर व्यावसायिक रूप से गुणी नहीं है, क्योंकि व्यवसाय का मतलब आप यहाँ पे धंधा, काम धंधा मत मानो इसको। व्यवसाय का मतलब ये मानो कि जिस व्यवसाय, जिस नौकरी के लिए, जिस काम के लिए आपको रखा गया है, अगर वो चीज़ ही नहीं है आप में तो अपने पेशे के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए यह व्यक्तिगत गुण ना मान करके, हाँ अगर इसमें होता साहस, हाँ साहस उसका व्यक्तिगत गुण हो सकता है, लेकिन यहाँ ये व्यावसायिक गुण है, यानी शिक्षा के पेशे के अंदर जो व्यक्ति है उसको सब्जेक्ट नॉलेज होना ज़रूरी है, उसको अपने विषय पे कमांड होना चाहिए, उसमें अभिव्यक्ति की क्षमता होनी चाहिए, तो ये व्यावसायिक गुण है उसका। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा, उसका उत्तर होगा बी।
चलिए, आज की ये प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला यहीं पर समाप्त हुई। अब अगली क्लास के साथ में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।